वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। हमारे देश में जब भी कोई घटना होती है, चाहे वो आंतरिक स्तर पर हो या बाहरी स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसका सीधा असर हमें हमारे स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट को एक ऐसा कुआं भी माना जाता है जो हमारे पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया कि इसको बहुत लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए, आम जनता का पैसा ठगने के लिए। आज भी जब हम आंकड़ों की नज़र से देखते हैं तो पाते हैं कि 95% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि उन 5% लोगों को ज़्यादा ज्ञान है जिनको ये पैसा मिलता है, या वो 95% लोग बिल्कुल मूर्ख हैं जो अपना पैसा गंवाते हैं। स्टॉक मार्केट में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि उन्हें वहाँ से कुछ मुनाफ़ा होगा जिससे उन्हें अपने आर्थिक मसलों को सुलझाने में थोड़ी-सी मदद मिल सकती है। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग, उस सिस्टम के ज़रिए पैसा बनाने वाले लोग इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि जो 95% लोग उन सिक्योरिटी मार्केट के ऑफिस बियरर्स नहीं हैं या उस सिस्टम से बाहर हैं, उनका पैसा अक्सर डूब जाता है। सरकार ने इस चिंता को ध्यान में रखते हुए 3 बिलों को कंसोलिडेट करने की ठानी है और उन 3 बिलों को मिलाकर एक नया बिल बनाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे पास इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी रिसेंट का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर सेबी की चीफ ही इस सारे मामले में शामिल थीं और उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे। अभी कुछ सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन एक चिंता तो बनी ही रहती है कि शायद भविष्य में भी हमारे सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिन लोगों के पास जानकारी का एक्सेस है, जिनके पास डेटा है, वो अपने तरीके से मार्केट को ड्राइव ना कर लें और उन लोगों को नुकसान ना हो जाए जो बाहर बैठे हैं सिस्टम से। इसके लिए सरकार 3 बिलों को एक बिल में कंसोलिडेट करके लाना चाहती है। बिल अभी पारित नहीं हुआ है, अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, लेकिन इसके प्रावधान हमें जान लेने ज़रूरी हैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से आने के बाद बिल का पास होना लगभग तय है। हमने एक संस्था बनाई थी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट को चेक रखने के लिए और उसमें रेगुलेशंस लाने के लिए, उसका नाम हमने सेबी रखा था, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन सेबी में हमने पाया कि सेबी के अंदर के ही लोग ऐसे हैं जो शायद अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं या उस मार्केट को अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। इसके अलावा बड़े डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके पास डेटा होता है और वो अपने तरीके से पैसे का लेन देन करते हैं और मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। इससे होता क्या है कि आम आदमी मार्केट में आने से डरता है, और जब वो डरेगा तो मार्केट में नहीं आ पाएगा। अर्थव्यवस्था का पैसा जब तक मार्केट में नहीं आएगा तो देश विकास नहीं करेगा, और आम आदमी तभी एंटर करेगा जब उसको लगेगा कि उसे फायदा हो सकता है। और यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए मार्केट काम नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट अपनी गति से चल रहा है और आपके पास अगर नॉलेज है, आप अगर ट्रेंड्स को पहचान पा रहे हैं, तो आप भी उससे मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन हमारा मार्केट तो ऐसा था ही नहीं। तो सरकार ने इस चिंता को ध्यान में रखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में एंटर करें, क्योंकि अभी के आंकड़े के अनुसार सिर्फ 2% लोग से भी कम हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मार्केट में काम कर रहे हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि लोगों को भरोसा नहीं है। तो मार्केट पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। हमें इसके प्रावधान देखने कि क्या बदल जाएगा जब ये बिल पास होगा, और कौन सी चीजें लोगों को मार्केट की तरफ पुश करने में एक अहम योगदान देंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास है और आज से नहीं, 2021-22 के बजट में निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। अब सरकार उस समय कोविड के दौरान ये सब बिल पास नहीं कर पाई क्योंकि हमारी वरीयताएं कुछ और थीं। अब सरकार को लगा कि समय आ गया है कि इसको सुधारा जाना चाहिए, और जब ये बिल आने की सुगबुगाहट शुरू हुई या जब इसे यूनियन बजट में लिखा गया, उसके बाद से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं स्टॉक मार्केट में हो चुकी हैं कि उस पर सरकार की नज़र लगातार बनी हुई है। अब उसमें चाहे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियों का स्टॉक मार्केट में सिर्फ लोगों का पैसा लेने के मकसद से आना, या लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाकर अपनी कंपनी के शेयर्स को डाइल्यूट करना, हायर प्राइस पर उन्हें बेचकर निकल जाना और इन्वेस्टर्स को धोखा देना, जो रिटेलर्स हैं उनको धोखा देना और उनसे जबरदस्ती या लालच में लेकर इन्वेस्ट करा करके खुद की कंपनी से एग्जिट कर जाना, ऐसे ट्रेंड्स हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग उनमें से एक है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आपको कुछ इंटरनल नॉलेज होती है कंपनी के फाइनेंसेस के बारे में, उसका प्रयोग करके आप अपने स्टॉक मार्केट के फैसले लें या किसी दूसरे को बताएं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को जाहिर सी बात है नुकसान होगा और कुछ लोगों को फायदा होगा। अगर ऐसा करते हैं, उसे इन्वेस्टर इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, जिससे लोगों को भले ही नुकसान ज्यादा होता हो, लेकिन ऐसे लोग जो ये पैसा बनाते हैं उनको बहुत मुनाफा हो जाता है। फिर देखो, ये जो बिल आया, मार्केट कोड बिल, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था आज से करीब एक हफ्ता पहले। फिर इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों पर दिक्कत थी, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन मेजर इसमें प्रोविजंस क्या है, ये चाहते क्या है? बिल चाहता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हमारा सिक्योरिटीज मार्केट चले, लोग डरे ना बेसिकली मार्केट में आने से, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। फिर जो
एक्ट्स हैं, जो 3 एक्ट जो रिपील किए गए हैं, वो कौन से हैं? अभी तक 3 बिल मेजरली काम कर रहे थे इस फील्ड में, जो इसको रेगुलेट करते थे। कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, उसको कितनी सज़ा होनी चाहिए, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन सी संस्था बनेगी, उसमें कितने बोर्ड मेंबर्स होंगे, उनके क्या पावर्स होंगे, ये सारी चीज़ें पुराने बिलों में दी गई थी और 3 अलग-अलग बिल थे। पहला था सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। आप ये भी जानते होंगे कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं। भले ही आपको डायरेक्टली पता ना चलता हो, लेकिन उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपको मिलता है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो उसका प्राइस बाकायदा आपको पता होता है, जब बेचते हैं तो पता होता है, आपका मुनाफा पता होता है, उस पे टैक्स कितना देना होता है ये पता होता है, उसकी एक्सपायरी कब है ये आपको पता होता है। तो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, लेकिन वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो रेगुलेट करता है वो ये वाला एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। उसके अलावा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक एजेंसी हमारे पास है जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसका गठन इस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इस एक्ट को भी रिपील कर दिया जाएगा और सेबी की जो पावर्स होंगी वो नए वाले एक्ट में आ जाएंगी। वो बेसिकली कोड होगा, एक्ट नहीं होगा। जैसे अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे लेबर लॉज को बदल करके कोड में ला दिया था, उसी प्रकार से हम सिक्योरिटी और एक्सचेंज मार्केट को भी एक कोडिफाई कर देंगे। सारी पावर्स और जो उनकी नियम और शर्तें होंगी या उनके कार्य प्रणाली किस तरीके से होगी, वो सब वहां पर लिख दिया जाएगा। तीसरा जो बिल होगा जिसको रिपील किया जाएगा, हटाया जाएगा, वो होगा डिपॉजिटर एक्ट 1996। अब डिपॉजिटर से मतलब कौन होता है? जो रिटेलर होते हैं वही डिपॉजिटर होते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ही पैसा लगाते हैं, आम आदमी ही पैसा लगाता है। जब वो कुछ खरीदता है, कुछ बेचता है, तो बेसिकली वो डिपॉजिटर का ही काम कर रहा होता है। तो उनकी क्या पावर्स है, उनको कैसे ज्यादा फायदा हो सकता है या उनके हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है, ये इसमें कोडिफाई हो जाएगा। इसके अलावा एक ज्यूरिसडिक्शन बना दिया जाएगा। जैसे आजकल सेबी क्या करती है, सेबी यूनिफाइड ज्यूरिसडिक्शन का काम नहीं करती है। बहुत सारे हमारे एक्ट्स हैं, जैसे ये 3 है, उसके अलावा भी भारत के जो कानून हैं वो अलग अलग तरीके से इनको रेगुलेट करते हैं। किस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, किस पर सिविल प्रोसीडिंग चलेगी, इसके लिए बहुत सारे नियम हैं। तो लोग बेसिकली इस लूप होल का फायदा उठा लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि यूनिकॉर्न बहुत सारे हैं जो आजकल स्टॉक मार्केट में एंटर कर जा रहे हैं और बाद में अपने इन्वेस्टर्स को धोखा देके अपने शेयर बेच करके हायर प्राइसेस पर निकल जाते हैं और फिर वो शेयर 2 3 4 5 10 साल तक वहीं अधर में लटका रहता है और इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है। तो लोगों को लगता है कि हम इस मार्केट में एंटर ही क्यों कर रहे हैं। जो पुराने शेयर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो नामी गिरामी कंपनीज है, जो अच्छे से काम करती हैं स्टॉक मार्केट में, उनके शेयर प्राइसेस इतने हाई होते हैं कि लोगों को लगता नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उनका पैसा एफडी से भी कम रेट पर उन्हें बाद में 5 7 साल बाद वापस मिलेगा, तो वो जनरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसमें। तो लोगों का पैसा आए कैसे मार्केट में, ये सरकार को चिंता है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेबी को एक यूनिफाइड ज्यूरिसडिक्शन का काम दे दिया कि आपको इतनी पावर्स हम दे देंगे कि आपको जो करना है आप मार्केट में करिए। लेकिन इससे एक नुकसान भी होने वाला है कि जब सेबी एकमात्र संस्था बन जाएगी तो सेबी के हाथ में सब कुछ होगा। अगर सेबी को पावर के द्वारा या पावर में बैठे लोगों के द्वारा आर्म ट्विस्ट करके कुछ फैसला करवा दिया गया तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब देखो, इसमें खतरे तो रहते हैं, लेकिन अगर साफ नियत से इसमें काम किया जाएगा तो इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। ये जो डिपॉजिटर्स हैं, आम आदमी जो है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको निश्चित तौर पर लाभ होगा। दूसरा, सेबी के बोर्ड में परिवर्तन कर दिया जाएगा। पहले 9 लोग होते थे, 15 लोग हो जाएंगे और 15 में से उनका कंपोजिशन ऐसा होगा कि हर तरीके का हितधारक उसमें आ जाएगा। पहले आप देखो, एक तो चेयरपर्सन हो जाएगा और 2 मेंबर हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब 2 मेंबर्स में से एक फाइनेंस हो जाएगा और एक कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। उसके अलावा एक आरबीआई से होगा और 11 अलग अलग मेंबर्स होंगे जो 5 साल के लिए अपना टेन्योर पूरा करेंगे। अब ये जो 11 मेंबर्स होंगे, इनकी जिम्मेदारी जो डे टू डे वर्किंग होगी, जो फैसले लेने होंगे सेबी में, इन मेंबर्स की जिम्मेदारी ज्यादा होगी। जो आरबीआई से या मिनिस्ट्री से लोग होंगे या सेबी से जो चेयरपर्सन होगा, उसका काम बेसिकली ओवरसी करना होगा इसके फंक्शंस को। जो असली काम है वो मेंबर्स करेंगे और इसमें कोई मैंडेट पास करना है, कुछ बदलवाना है, वो मेंबर्स का काम होगा। फिर एक बड़ी चीज जो इस बिल में की जाएगी वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करना होगा। अभी रिसेंटली, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, सेबी की एक चेयरपर्सन हुआ करती थी, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों को दी जिन्होंने इसका गलत फायदा उठाया, या कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने पद धारण करने के बाद कुछ ऐसे काम किए जिससे इन्वेस्टर को तो फायदा हो गया लेकिन सरकार को और लोगों को ओवरऑल नुकसान हुआ, और बाद में उन्होंने उसी कंपनी में जाकर के पद ग्रहण कर लिया जिस कंपनी को उन्होंने चेयरपर्सन रहते हुए या सेबी में रहते हुए फायदा पहुंचाया था। अब जो ऐसे लोग हैं, इनको और इन पर नकेल कसने के लिए सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार का हो, उसको मिटाने के लिए इसी बिल में कानून ला दिया जाएगा और उसके लिए सजा का प्रावधान भी होगा। 1 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर सेबी में काम कर रहा है और रिटायर हो जा रहा है मेंबर या चेयरपर्सन की पोजीशन से, तो 1 साल तक किसी भी कंपनी में कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बचाने के लिए कि कहीं आप ऐसे लोगों को फायदा ना पहुंचा दो जो बदले में कल को आपको कोई या तो पोस्ट दे दें या आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे दें। तो ये सरकार ने एक बेहतर कदम उठाने की तरफ शायद काम किया है।
आप अपने फैमिली मेंबर्स के जरिए या किसी थर्ड पार्टी के जरिए भी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो पहले लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली मदद नहीं करते थे, अपने किसी फैमिली मेंबर को बता दिया और फैमिली मेंबर जाके किसी बोर्ड एग्जीक्यूटिव को या किसी कंपनी के मेंबर को कोई बात बताया है जिससे उन्हें फायदा हो गया। इन सब चीजों पर भी सरकार अब नजर रखेगी और फिस्कल अकाउंटेबिलिटी तय करेगी। अगर सेबी के पास सरप्लस के फंड्स हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे जाएंगे उनका दुरुपयोग रोकने के लिए। ये एक व्यवस्था इस बिल के अंदर की जाएगी। फिर जो इन्फोर्समेंट है कानून का वो जबरदस्त किया जाएगा। जबरदस्त से मतलब ये कि पहले अगर लोग कोई आर्थिक अपराध कर देते थे तो उसको इतना सीरियस ऑफेंस नहीं माना जाता था। जैसे बहुत सारे स्कैम्स भारत में स्टॉक मार्केट की दुनिया में देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे तो आज भी हो ही रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्कैम उजागर हुआ था कि लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं, या बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने होते हैं जिनमें सुबह आपको टिप्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार मीडिया एजेंसीज के साथ मिलकर लोग एक फेक प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि अमुक कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, आप ले लीजिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, जितने तरीके से भी स्कैम सिक्योरिटीज मार्केट में हो सकता है, उस स्कैम को रोकने की बेसिकली सरकार कोशिश करना चाहती है, ताकि लोगों में एक डर बने कि आप अगर यहां पर अपराध करोगे तो उसको भी हम उतना ही सीरियस ऑफेंस मान रहे हैं जितना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात जब आती है तो उसमें जितनी सजा होती है उतनी सजा हम यहां भी कर लेंगे। अब जैसे मार्केट में आप अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे तो आपको 25 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो पाएगी। अगर ये अपराध आपने कर दिया तो इतनी सजा आपको मिल जाएगी कि आप डरेंगे कि अगर मुझे ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो सरकार बेसिकली ये चाहती है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें, आप ऐसा नुकसान ना पहुंचाएं आपके इन्वेस्टर्स को, आपके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको, जिससे सरकार के हितों को नुकसान हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कुछ होता है तो अर्थव्यवस्था पर बात आती है, और अर्थव्यवस्था देखकर ही बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एफडीआई होता है, वो सारी चीजें काम करती हैं। बेसिकली आपके देश की फिजिकल हेल्थ भी स्टॉक मार्केट से कई बार लोग जज कर लेते हैं। जैसे यूएसए में कई बार होता है, आप अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि मंदी आ रही है नहीं आ रही है, तो मंदी में अक्सर लोग अपना पैसा निकाल करके भागने लगते हैं। आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है तो कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बाहर से एफडीआई नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्टली दिखता है। अगर आपके स्टॉक मार्केट की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो लोग ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी में एक बूम आ रहा है। कई बार बबल क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन बबल से बेटर पोजीशन एक बूम की होती है, और वो स्टॉक मार्केट से लोग गेज करते हैं कि आपके यहां लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है बहुत सारे ऐसी पेनल्टीज को जो पहले लगा करती थी लेकिन अब नहीं लगेंगी। इससे नुकसान क्या हुआ है कि जो छोटे मोटे अपराध हैं उनको इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, या उन लोगों के ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखी जाएगी। तीसरा फिर जो है इन्वेस्टिगेशन 180 डेज में करवाने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस थी कि सेबी पहले क्या करता था कि 8 साल से पहले जो भी अपराध हुआ है, मान लो आज 2025 में है तो 2025 से 8 साल पूर्व जो भी अपराध हुआ है उसको सेबी रेगुलेट नहीं कर पाती थी, उसकी जांच परख नहीं कर पाती थी, उसमें कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। लेकिन उस बाउंड्री को भी मिटा दिया गया है कि अब आप जितना भी पुराना अपराध हो आप उसकी जांच करिए और उन लोगों को पकड़िए जिन्होंने देश के खिलाफ अपराध किया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान है कि अलग से फास्ट ट्रैक व्यवस्था कर दी जाएगी। मतलब कहने का यह है कि अगर आज के दिन इस बिल के लागू होने के बाद अगर कोई ऐसा अपराध हुआ जो इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाता है तो उसका सारा ओनस सेबी के ऊपर होगा, और सेबी की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को रोके। फिर ओम्बड्समैन की व्यवस्था की जाएगी, ओम्बड्स पर्सन इसको कहा गया। जैसे हमारे यहाँ लोकपाल होता है, लोकायुक्त होता है, तो उस तरीके से सेबी में भी एक ओम्बड्स पर्सन होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर सेबी के अंदर अधिकारी ही भ्रष्ट हो गए हैं तो उनकी जांच करे और लोगों को बताए, उनको न्याय दे। ठीक है, ये सारा काम होगा। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी दिया जाएगा, फाइनेंशियल जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगी उनका, और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन इंटरडिपेंडेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इसे बनाया जाएगा कि कॉर्पोरेशंस के साथ आप मिल करके कहीं लोगों के साथ धोखाधड़ी ना कर दें। बहुत लोग होते हैं कई बार जो सिस्टम में होते हैं वो इस तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं कई बार संस्थाओं को, भले ही छोटा आदमी हो लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा देता है। किस तरीके का? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे करके, सेबी क्या करने वाला है ये बता करके, या किस कंपनी की फिजिकल हेल्थ कैसी है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहले आते हैं, तो ये नुकसान ना पहुंचे इसकी सारी प्रयास सरकार कर रही है। तीसरा जो बड़ा काम है वो सरकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रही है कि सारा काम ऑनलाइन हो जाए, जितनी जो ऑफलाइन व्यवस्था है या जो कागज कार्रवाई है वो कम से कम हो जाए और इसका डिजिटिफिकेशन कर दें। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें आगे आकर के काम करें। अभी मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिल पारित नहीं हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, कुछ प्रावधान हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन मेजर जो प्रावधान है इस बिल के वो यही रहने वाले हैं। और अगर आपको ये समझना है कि ये बिल आपके लिए क्यों जरूरी है एक आम आदमी होते हुए, तो बस इतना समझिए कि आप आज जो डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, उस डर को निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। अगर आप सरकार के आलोचक हैं और इस बिल को समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बुरी बदनीयती का आदमी बैठ गया पद के ऊपर तो सेबी को इतनी पावर्स मिल जाएंगी कि वो फिर खुद ही मार्केट को मैनिपुलेट करने का काम कर सकता है, और सेबी को इतना अधिकार होगा कि वो जैसे चाहे अपने सिक्योरिटीज मार्केट को ड्राइव कर सकता है सरकार में बैठे लोगों के साथ मिलकर के। तो दोनों पक्ष इसके ये हैं। अच्छी नीयत का व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा बिल है, लेकिन अगर बदनीयत हो गया तो काम बिगाड़ भी सकता है। तो ये इसका
पूरा एक समरी हमने आपको दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब अस, और इस वीडियो को लाइक करें, और जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको शेयर करें ताकि वो समझ पाएँ कि क्या बदलने वाला है 2026 में। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले सेशन में।